हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दीप। मैं हूं आपका फ्रेंड दीपक द्विवेदी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी दीप पर। स्टडी दीप आपको देता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वीडियोज, ऑल जनरल अवेयरनेस वीडियोज, ऑल करंट इवेंट्स वीडियोज और बहुत कुछ। सो आप बने रहिए स्टडी दीप के साथ। और हाँ, यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड दीपक द्विवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी दीप पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का पार्ट 2 और आज इसमें हम देखेंगे साप्ताहिक अवकाश अधिनियम 1942 कि क्या था साप्ताहिक अवकाश अधिनियम 1942। तो साप्ताहिक अवकाश अधिनियम 1942 दुकानों, रेस्टोरेंट और सिनेमाघरों में कार्यरत व्यक्तियों को साप्ताहिक अवकाश देने का प्रदान करता है। अधिनियम के अंतर्गत की प्रत्येक दुकान एक सप्ताह के एक दिन पूरी तरह से बंद रहेगी। जिस दिन दुकानदार द्वारा नोटिस में निर्दिष्ट रूप से स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा कि इस दिन दुकान को बंद होना, वो सप्ताह में एक दिन बंद जरूर रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार को दुकानों के संबंध में या दुकानों के किसी भी निर्दिष्ट वर्ग की आवश्यकता हो सकती है और उन्हें साप्ताहिक के अलावा प्रत्येक सप्ताह में एक सप्ताह के दिन दोपहर में बंद किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है द माइंस एक्ट 1952। द माइंस एक्ट यानी खान अधिनियम। खान अधिनियम 1952 में आया। इस अधिनियम का उद्देश्य खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना है। खान अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है कि ऐसी जगह के रूप में जहां खनिजों की खोज और प्राप्ति के लिए कोई उत्खनन का कार्य किया जा रहा हो। खान अधिनियम प्रदान करता है कि खादान में काम करने वाले व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि खान में काम करने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 ईयर्स होनी चाहिए। खान अधिनियम में एक मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति के प्रावधान है जो उन सभी क्षेत्रों का नियमन करेंगे जिनमें खनन किया जाता है और हर खादान के लिए एक निरीक्षक जो उप समन्वयक होगा। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट को केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन एक निरीक्षक के कर्तव्यों को निभाने का भी अधिकार है। मुख्य निरीक्षक या कोई भी निरीक्षक किसी भी समय ऐसी जांच कर सकता है। वो किसी भी 24 घंटे किसी भी समय कर सकता है, चाहे दिन हो या रात हो, जांचने के लिए खानों में कानून का पालन हो रहा है या नहीं। अगला आता है समान पारिश्रमिकी अधिनियम 1976। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि समान पारिश्रमिकी अधिनियम कब लागू हुआ कि या कब आया, तो 1976 में आया। और आखिर ये था क्या, तो इसमें बताया गया था कि समान पारिश्रमिकी अधिनियम 1976 समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान के लिए प्रदान करता है। यानी समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं की जो पेमेंट बनेगी, जो सैलरी बनेगी, वो समान होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये अधिनियम उस भेदभाव को रोकता है। किसी भी ज़मीन पर सपोज दैट हम मान लें कि किसी भी ज़मीन पर किसी भर्ती के जुड़े मामले पर कहीं भी महिला और पुरुष की अगर एक कार्य के लिए नियुक्त हो रही, जैसे सपोज दैट हम लोग EPFO में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट पर जा रहे हैं, वहाँ पर किसी महिला की भी नियुक्ति हो रही है और पुरुष की भी नियुक्ति हो रही, तो दोनों का वेतन समान होगा। उसमें ये नहीं हो सकता है कि पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाए, महिला को कम। तो यही इसीलिए ये अधिनियम आया 1976 में। अगला इंपॉर्टेंट अधिनियम है हमारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार देखने को मिला, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि आखिर मातृत्व लाभ अधिनियम आया कब, तो 1961 में आया। आखिर इसके अंतर्गत था क्या, तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 प्रसव से पहले और बाद में एक निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है, यानी मातृत्व लाभ प्रदान करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है, एक कारखाना या वृक्षारोपण जिसमें सरकार से संबंधित ऐसी कोई भी स्थापना और प्रत्येक प्रतिष्ठान में जिसमें घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य पेय की प्रदर्शनी के लिए व्यक्तियों को लगाया जाता है। किसी राज्य में दुकानों प्रतिष्ठानों के संबंध में समय के लिए किसी भी कानून के अर्थ के भीतर हर दुकानें या प्रतिष्ठान जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या कार्यरत थे। 5A और 5B को छोड़कर मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 से पहले और बाद
के कुछ समय के लिए कवर किए गए हैं। ESI अधिनियम के तहत कवरेज हालांकि वर्तमान में कारखानों और अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए मातृत्व लाभ अधिनियम अभी भी प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए लागू होता है, जो ESI अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया जाता है। महिला कर्मचारियों के लिए भी प्रतिष्ठानों में नियोजित है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नियोक्ता को उसकी डिलीवरी के दिन के तुरंत बाद एक महिला कार्यकर्ता को 6 सप्ताह के लिए भुगतान किया जाना है, या गर्भपात और 2 सप्ताह के बाद एक ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन जिस अवधि के लिए एक महिला मातृत्व लाभ की हकदार होगी उसकी अधिकतम अवधि 12 सप्ताह होगी, जिसमें 6 सप्ताह से अधिक का समय नहीं होगा। एक गर्भवती महिला अपने नियोक्ता से यह अनुरोध करने का भी हकदार रखती है कि वो अपने काम को कठिन प्रकृति का न दे जिसमें लंबे समय तक खड़ा रहना पड़े। 1 महीने की अवधि के दौरान तुरंत ही अपेक्षित डिलीवरी की तारीख या 6 सप्ताह की उक्त अवधि के दौरान कोई भी अवधि इसके लिए महिला अनुपस्थिति की छुट्टी लाभ नहीं उठाती है। जब एक महिला मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काम से खुद को अनुपस्थित करती है तो उसे के नियोक्ता के लिए इस तरह के ऐप के दौरान उसे डिस्चार्ज या खारिज करना गैर कानूनी होता है। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है अगला वो आता है बाल श्रम निषेध व विनियम अधिनियम 1986। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 भारत का संविधान बच्चों को सुरक्षित श्रम सुरक्षा के प्रावधान शामिल करता है और यह स्पष्ट रूप से किसी भी कारखाने में या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 साल से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यानी किसी भी खतरे वाले काम में या किसी भी कारखाने में 14 साल से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं कर सकते हैं। सरकार की नीति खानों और खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाने और अन्य इंडस्ट्रीज में बच्चों की कामकाजी स्थिति को विनियमित करने के लिए है। सरकार ने बाल श्रम लागू किया। ये बाल श्रम जो लागू हुआ था, ये अधिनियम 1986 जो 16 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं एक जैसे सिंडर पिकिंग, राख के गड्ढों की सफाई, भवन संचालन, निर्माण या निर्माण में अपना 14वां वर्ष पूरा नहीं कर पाया हो, कीटनाशक और कीटनाशकों का संचालन और माचिस विस्फोटक आतिशबाजी आदि का निर्माण। इसके अतिरिक्त बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम सभी नियोजनों में बच्चों की कार्य स्थिति को नियंत्रित करता है जो अधिनियम के तहत निषिद्ध नहीं है। यह घंटों और काम की अवधि को भी ठीक करता है और स्थानीय इंस्पेक्टर को नोटिस देने और निर्धारित रजिस्टर बनाए रखने के लिए बच्चों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों के अभिभावकों की आवश्यकता होती है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम के अलावा अन्य विधान भी हैं जो बाल श्रम के हितों की रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए फैक्ट्री अधिनियम 1948 और खान अधिनियम 1952 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है और बच्चों अधिनियम जिसको श्रम का प्रतिज्ञा अधिनियम भी कहा जाता है 1933 बच्चों के श्रम को शून्य करने का एक समझौता करता है। बाल श्रम के उन्मूलन के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश थे कि 10 दिसंबर 1996 को एक ऐतिहासिक फैसले में MC मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 6 SCC 756 रिट पिटीशन सिविल नंबर 465/1986 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टी पर कुछ निर्देश दिए। निर्णय की मुख्य भूमिका इस प्रकार थी कि कामकाजी बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण, खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों की निकासी और उपयुक्त संस्थानों में उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाने वाले कल्याण कोष में बच्चों के आक्रामक नियोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रति बच्चा 20,000 रुपये की दर से योगदान। बच्चे के परिवार के एक वयस्क सदस्य को रोजगार इतना काम से वापस ले लिया और अगर राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कल्याण कोष में 5,000 रुपये का योगदान संभव नहीं है। कल्याणकारी कोष में जमा 20,000 से 25,000 रुपये की धनराशि पर ब्याज से होने वाली आय के भुगतान के लिए निकाले गए बच्चों के परिवारों को वित्तीय सहायता जब तक कि बच्चा एक्टिवा है। गैर खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों के लिए काम के घंटे नियमित करना ताकि उनके काम के घंटे प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक ना हों। ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि गैर खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों के लिए काम के घंटे नियमित करना ताकि उनके काम के घंटे प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक ना हो और कम से कम
2 घंटे की शिक्षा सुनिश्चित हो, ये इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा पर संपूर्ण व्यय संबंधित नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा, यानी जो कामगार बच्चे होते हैं उनको प्रतिदिन 6 घंटे ही काम करना अलाउ है और 2 घंटे की शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए, जिसका वहन पूर्णतः नियोक्ता जो मालिक होता है वो करता है।